नमस्कार साथियों, 71वें बीपीएससी का रिजल्ट आउट हो चुका है और आप लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दोनों अभ्यर्थियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जो इसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं, अर्थात जो मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं और जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए भी। तो जिनका मेंस हो चुका है उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं और जिनका नहीं हुआ है उस पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले जिनका नहीं हुआ है उन्हें अपनी गलतियों को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर गलती कहाँ हुई है, किस विषय में हुई है, किस विषय के किस टॉपिक में हुई है, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ को देखते हुए रणनीति बनाने की ज़रूरत है कि आखिर में 1 अंक या 2 अंक या जितना भी मेरा कम हुआ है किस विषय में हुआ है, क्या मेरी रणनीति की गलती थी या रिवीजन की गलती थी। मैं मान करके चल रहा हूँ कि अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं उनमें केवल रिवीजन की समस्या होगी। कुछ जो बिल्कुल नए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लगातार देते रहें उनके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब हमारे पास समय बहुत कम है और उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम हमें 8-9 विषय तैयार करने हैं। 8-9 विषय की मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि मेंस में कौन कौन से विषय हैं। तो मेंस वाले विषयों को ध्यान में रख करके बात करेंगे। सबसे पहले एक बार कट ऑफ देख लें ताकि जो अन्य बच्चे हैं, अन्य बच्चों का मतलब ये है कि जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है और जो अभी अपीयर होना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक लैंडमार्क होता है कि आपको इसको ध्यान में रख करके और फिर आगे की अपनी तैयारी करनी पड़ती है। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए आयोग ने जो बताया है, ये आयोग का ऑफिशियल रिजल्ट की कॉपी है और रिजल्ट की कॉपी आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल है। अब जो इसमें कट ऑफ बताया गया है आयोग की तरफ से, कट ऑफ यहाँ पर देख लीजिए। कट ऑफ बताया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, फीमेल के लिए, एससी एसटी के लिए, सबके लिए बताया गया। तो फिलहाल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का जो मेरिट गया है 88 अंक पर चयन हुआ है, ठीक है, यानी कि प्री क्वालिफाई हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल की बात करें तो 78 अंक, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 73.33 अंक पर ये क्वालिफाई हुए हैं। एससी के लिए 72 अंक, एससी फीमेल के लिए देख लीजिए 60.33, एसटी के लिए 71.33 और एसटी फीमेल के लिए 65.67। ईबीसी के लिए, यहाँ पर ईबीसी अलग से कैटेगरी होती है तो ईबीसी के लिए 81 अंक है और ईबीसी फीमेल के लिए 71.33 है। बीसी के लिए 84 है और बीसी फीमेल के लिए बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 73.67 है और बाकी जो अलग अलग कैटेगरी हैं उसके हिसाब से आयोग ने बता दिया है। अब इसको ध्यान में रखते हुए दोनों लोगों को, यानी कि जो सफल हो चुके हैं उनको भी शुभकामनाएं और जो सफल नहीं हुए हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे आप लोग अब उस पर काम करेंगे और एक सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति के साथ काम करेंगे। उन सभी अपनी कमियों को ढूंढेंगे और ढूंढ करके उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे ताकि फिर से ये गलती ना हो फिलहाल के लिए। और जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जो अभी देना चाहते हैं, उनका पहला अटेम्प्ट होगा, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो कट ऑफ को देखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बनाएं। फिलहाल के लिए इन बातों को समझने के बाद अब बात कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ़ सीट है वो कितनी थी और आवेदन कितना हुआ था। तो कुल सीट 1264 के आसपास या 1264 कहें, जब नोटिफिकेशन आया था उसमें ये बताया गया था। आवेदन लगभग पौने 5 लाख के करीब लोगों ने किया था, लेकिन फाइनली जो परीक्षा देने पहुंचे थे 3,16,000 के करीब पहुंचे थे और मुख्य परीक्षा के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं 14,000 से अधिक बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और 14,000 से अधिक होने का मतलब ये हुआ कि एक सीट पर जो मैंने बताया कि 1,264 के करीब 1200 या 1300 मान सकते हैं, मान लेते हैं 1300 के हिसाब से। 1300 के हिसाब से देखें तो एक सीट के लिए आयोग ने 11 उम्मीदवारों को क्वालिफाई कराया है। अब एक सीट के लिए 12 लोगों में मेंस के लिए प्रतियोगिता होगी। अब जो क्वालिफाई करेगा उसके हिसाब से इंटरव्यू कॉल होगा और इंटरव्यू कॉल के बाद फाइनल सिलेक्शन। आप लोगों को ये पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार या इंटरव्यू कह लीजिए, व्यक्तित्व परीक्षण भी कहते हैं। अब चूँकि आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो 11 लोगों से आपको फाइट करना है। इस हिसाब से आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए।
अब इसमें कौन कौन से पद हैं उन पदों को भी देख लें, क्योंकि सभी लोगों के मन में ये रहता है कि मुझे डीवाईएसपी बनना है, एसडीएम बनना है, इस पद पर जाना है। तो सभी लोगों की जिज्ञासा यही रहती है कि लगभग एसडीएम का पद मुझे मिल जाए। तो जो पद इसमें आयोग ने मेंशन किया है उसको अगर 3 कैटेगरी में बांट लें, एक है प्रशासनिक पद और दूसरा पुलिस और जेल से संबंधित और अदर अन्य कह सकते हैं। तो जो प्रशासनिक पद हैं उसमें एसडीएम का है, राजस्व अधिकारी का है, सहायक योजना अधिकारी का है, नगरपालिका अधिकारी का है, पदाधिकारी कह लीजिए, ग्रामीण विकास अधिकारी का है। जो पुलिस और जेल से संबंधित है, जो दूसरी कैटेगरी जिसमें डीवाईएसपी और इसके साथ साथ कारागार एवं सुधार निरीक्षक का है। अन्य पदों में आप देखेंगे तो सहायक निदेशक, बाल संरक्षण सेवा और अन्य पद इसमें शामिल हैं। तो ये 3 कैटेगरी है और 3 कैटेगरी के हिसाब से जैसा आपका मेरिट जाएगा उसके हिसाब से आपको पद मिलेगा। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समझने की आवश्यकता ये है कि अभी 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आया है। बीपीएससी का रिजल्ट यानी कि मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। ये संभावित है कि इसी महीने के यानी कि नवंबर के लास्ट तक वो आ जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपके पास समय कितना है, यानी कि मेंस के लिए समय कितना है। मेंस के लिए ध्यान रखेंगे कि अभी जो आयोग ने कैलेंडर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग टेंटेटिव डेट अप्रैल मार्च में है। तो आप उसको ध्यान में रख करके, मार्च अप्रैल को ध्यान में रख करके अगर आज के हिसाब से देखें तो आपके पास 4 से 5 महीने हैं। चूँकि ये टेंटेटिव है, आगे भी बढ़ सकता है। तो मैं मान करके चल रहा हूं कि आज से मेरे पास, मतलब जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, 4 महीने का समय है, 4 से 5 महीने का समय है। अब इस समय को ध्यान में रखते हुए हमें कितने सब्जेक्ट तैयार करना है। आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकॉनमी, करेंट आईआर और साइंस टेक, निबंध, सामान्य हिंदी और वैकल्पिक विषय, ठीक है, इन सभी विषयों को तैयार करना है। अब सभी विषयों को तैयार करने के लिए या तो आपने पहले से पढ़ा है या हो सकता है कि आपने पहले से नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आपके पास समय कम है। आपको कैसे करना है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अच्छा, चर्चा के लिए हमें कुछ डेटा भी देखना पड़ेगा, यानी कि पहले के कट ऑफ क्या रहे। हम लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा की तो बात कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा में पिछले 4 वर्षों के कट ऑफ क्या रहे हैं उसके इर्द गिर्द ही आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। चूँकि 900 अंकों का है तो 900 के हिसाब से कितना मेरिट गया है, हाईएस्ट मेरिट कितना गया है, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हालांकि तैयारी किसी की कभी पूरी नहीं होती है, ये कहने की बात है। फिलहाल के लिए हमें देखना ज़रूरी है। तो देखने के लिए हमें एक बार इस पर चर्चा कर लेना चाहिए कि 69वीं बीपीएससी का क्या कट ऑफ रहा है। 69वीं बीपीएससी के कट ऑफ की बात करें तो ध्यान रहे, यहाँ लिखित परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी लिखित परीक्षा क्वालिफाई किया था 466 अंक पर, फाइनल सिलेक्शन हुआ था 552 पर। इसके अलावा फीमेल के लिए 463 रहा है, यहाँ पर 548 रहा है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ पर दिख रहा है। तो सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको यहाँ पर दिख रहा है। फाइनल कट ऑफ भी आपको दिख रहा है कि फाइनल कट ऑफ क्या कहता है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी रणनीति बनानी है। मैं पिछले 4 वर्षों के कट ऑफ को देख करके ये कह रहा हूँ कि आप यदि 550 के आसपास आप रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं लटक लेंगे। लटक लेने का मतलब ये है कि कोई ना कोई पद मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एसडीएम या डीवाईएसपी ही बने तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 69वीं बीपीएससी के रिजल्ट को देख लिया, फाइनल कट ऑफ को देख लिया, लिखित परीक्षा के कट ऑफ को देख लिया। यहाँ पर देख लीजिए जो 68वीं बीपीएससी में रहा है कितना रहा है, रिटेन एग्जाम का रहा है 447 और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है 538 पर हुआ है। ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात है। यहाँ पर अनरिजर्व में फीमेल की बात करें तो यहाँ 532 रहा है। सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे दिया गया है कि फाइनल क्या रहा है। अच्छा, एक बार 67वीं बीपीएससी की बात कर लें। यहाँ पर देखिए रिटेन एग्जाम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 447 अंक और यहाँ पर 553 अंक। तो यहाँ पर देख लीजिए 52 है, यहाँ पर 53 है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 32। ठीक है, तो जो 68वीं बीपीएससी है उसमें कम ही रहा है फिलहाल के लिए। यहाँ पर देख लीजिए 66वीं बीपीएससी में जो रिटेन एग्ज़ाम रहा है, रिटेन एग्ज़ाम
अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाई हुआ है 454 अंक पर, फाइनल सिलेक्शन हुआ है 537 पर, ठीक है। और बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी कैटेगरी के हिसाब से मैं सभी को पढ़ करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय बचे, क्रूशियल टाइम चल रहा है, आप लोगों को मेंस तैयार करना है, इसलिए फ़िलहाल के लिए यहाँ सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसके बिहार पर अगर मैं कहूँ तो 550 के आसपास आपका आता है तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे फ़िलहाल के लिए। अगर हम केवल इसकी बात करें तो 470 के करीब आप अगर आपका अंक आता है, फ़िलहाल ये भी ध्यान रखेंगे कि ये डिपेंड करता है कि अभ्यर्थी कैसे हैं, ठीक है, उनके तैयारी का लेवल कैसा है और एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न का लेवल कैसा है। फ़िलहाल के लिए मान के चलिए कि 470 या 80 के आसपास रहता है तो आपको इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको देख करके आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। फाइनली हम इसको देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर 560 के आसपास नंबर आता है तो आप टॉप कर जाएंगे, क्योंकि पिछले 4 वर्षों का ट्रेंड है वो यही बताता है, ठीक है। अब इन बातों को समझने के बाद हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि आखिर आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करें। देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं और हमें उस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये हमने देख लिया कि एक हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकॉनमी है, ज्योग्राफी है, साइंस टेक है, इसके साथ साथ हिंदी है, निबंध है, ठीक है। निबंध के साथ साथ आपका ऑप्शनल विषय भी है। अब थोड़ा सा इस विषय पर भी चर्चा कर लें कि ये क्या कहता है कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप लोग क्वालिफाई किए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने सिलेबस देखा है, आपको पता है। फिर भी जिन बच्चों को सिलेबस ढूंढने में परेशानी होती है वो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर जाएं और वहां पर सारी चीज़ें आपको डिटेल में दी गई हैं। तो ये संस्कृति आईएएस का वेबसाइट है, वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ पर विस्तार से सभी चीज़ों को बताया गया। मुख्य परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पत्र हैं तो 5 प्रश्न हैं। 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है, एक जीएस का है और दूसरा अनिवार्य विषय है यानी कि वैकल्पिक विषय है। सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होंगे, फिर सामान्य हिंदी होगा, निबंध होगा। तो ये आपके सब्जेक्ट पेपर समझ में आ गए कि 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और एक आपका वैकल्पिक विषय। उसके हिसाब से आपको कितने समय दिए जाते हैं या कितने घंटे का पेपर होता है तो अधिकतम 3 घंटे का पेपर होता है। और सामान्य हिंदी के लिए, हिंदी चूँकि क्वालिफाइंग है तो आपको 33% अगर अंक प्राप्त होते हैं, परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, 100 अंक का है, 100 में से अगर 33% आपने अंक प्राप्त किया है तो हिंदी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसको उसमें जोड़ा नहीं जाता, अर्थात मेरिट में इसको जोड़ा नहीं जाता, इसीलिए मैंने पहले कहा कि यह क्वालिफाइंग है। वैकल्पिक विषयों को या वैकल्पिक विषयों के अंक को भी इसमें जोड़ा नहीं जाता। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जोड़े जाने का मतलब यहाँ क्वालिफाई से है, ठीक है। क्वालिफाइंग कितने अंक पर होगा, कितने प्रतिशत पर होगा। तो वैकल्पिक विषय जो होता है उसमें भी आपके एमसीक्यू होते हैं और एमसीक्यू के हिसाब से यहाँ पर देखें, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए कितना 40% आप यदि अपने वैकल्पिक विषय में अंक ले आते हैं तो क्वालिफाई हैं। पिछड़े वर्ग के लिए 36.5 और ये आयोग ने खुद अपने वेबसाइट पर जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34%, SC ST महिला विकलांग अन्य के लिए यहाँ पर दिया गया है कि 32% यदि वो अंक ले आते हैं तो ऑप्शनल विषय में वो क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद मेरिट बनेगी और मेरिट बनेगा तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न पत्र कौन कौन से हैं। सामान्य हिंदी 100 अंक का है, निबंध आपका 300 अंक, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र ये कौन सा है, पहला प्रश्न पत्र 300 अंक का है, सामान्य अध्ययन दूसरा प्रश्न पत्र आपका 300 अंकों का है, वैकल्पिक विषय आपका 100 अंक का है। अब इसके आधार पर आप लोग समझ सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास रणनीति क्या है, कैसे हमको काम करना चाहिए। तो जो आयोग ने बताया है कि हम एग्ज़ाम लेंगे, कैलेंडर में जो जारी किया गया है, टेंटेटिव डेट, यहाँ पर फाइनल डेट नहीं है, टेंटेटिव डेट है कि ऐसा हो सकता है कि इस महीने में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। मान के चलते हैं कि टेंटेटिव डेट ही है और वही फाइनल है थोड़ी देर के लिए, तो आपको उसे फाइनल मान करके ही अपनी तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए।
क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो वो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, आपके पास समय नहीं बचेगा और जितने विषय तैयार करने हैं आपके विषय तैयार नहीं हो पाएंगे। फिर आप, ईश्वर न करे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। फिलहाल के लिए विषयों की बात कर लीजिए। राज्य व्यवस्था, ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम, सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेख और चित्रण, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सांताल विद्रोह, अन्य जो स्पेशल के संदर्भ में आप समझते हैं उससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इस प्रश्न पत्र में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित होंगे, तो मैं उसको स्पेशल कह रहा हूँ, यानी कि बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसको भी एक विषय के रूप में मान करके आपको तैयार करना पड़ेगा। तैयार करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। वैकल्पिक विषय मान के चल रहा हूँ कि सभी लोगों ने चूज कर लिया है, तो वैकल्पिक विषय का लिस्ट ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, आपके पास रणनीति क्या है। जो टेंटेटिव डेट है, और चूंकि 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट अभी आया नहीं है, संभावित है कि इसी महीने अर्थात नवंबर 2025 के लास्ट में वो आ जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए और अपनी परीक्षा के टेंटेटिव डेट को ध्यान में रखते हुए आपको तैयार करना है। अब इसमें सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि पिछले 5 वर्षों की पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू देख करके उसे सॉल्व करिए। केवल देखना नहीं है कि हाँ ये पीवाईक्यू आया है ना, उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के साथ साथ आप ये देखिए कि पीवाईक्यू सॉल्व करते समय आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। दिक्कतें 2 तरह की होंगी। पहली बात कि आप उस विषय को देखेंगे कि किस विषय में आपको दिक्कत आ रही है। हो सकता है कि आपको इकोनॉमी में दिक्कत आ रही हो सकता है कि राज्य व्यवस्था में, हो सकता है इतिहास में। जिस विषय में आपको परेशानी हो रही है उस विषय को फाइंड आउट करिए। और विषय में भी हो सकता है कि सभी टॉपिक्स में आपको दिक्कत ना हो, कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक होंगे जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ अपने टॉपिक को भी देखने हैं, उस विषय के टॉपिक को भी देखना है, यानी कि माइक्रो एनालिसिस करना है। और ऐसा करने के बाद आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि कोई भी विषय कहीं से भी पूछ लिया जाए, आप उसको हल करने में सक्षम हैं। तो आप विषय देखेंगे, टॉपिक देखेंगे, और टॉपिक देखने के बाद अगर लग रहा है इसमें मुझे परेशानी है, उस विषय को पढ़ लीजिए, उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, और वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा काम ये करना है कि आपको टेस्ट ज्वाइन करना है, जो भी आप जहाँ चाहें कर सकते हैं। संस्कृति आईएएस का भी है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट दें और प्रॉपर उसका इवैल्यूएशन कराएं कि कहाँ पर क्या कमी है, सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती है, या फिर जो मेरा मेंस के क्वेश्चन या आंसर का स्ट्रक्चर है उसमें गलती है। और उन सभी गलतियों को फाइंड आउट करके फिर उस पर काम करने की कोशिश करिए। और जितना समय है वो मोर देन सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, उसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर टेस्ट देते समय आपको लग रहा है कि जो टेस्ट का प्रश्न बनाया गया है वो थोड़ा अलग प्रकृति का है, यानी कि स्टैंडर्ड हो सकता है कि हाई हो या हो सकता है कि लो हो। आईओ के स्टैंडर्ड को मैच करना किसी भी संस्थान के लिए मुश्किल ही होता है। हाँ, संस्थान ये ज़रूर करता है कि उसके करीब करीब ज़रूर पहुँचे और आपको उतने के लिए तैयार कर दे, तो वो ज़रूर किया जाता है। अच्छा, आप अपने कॉपी का सही से मूल्यांकन कराएं और कराने के बाद उन कमियों को देखकर उसे दूर करने की कोशिश करें, टाल मटोल ना करें। अच्छा, जब ये आप देख लें, समझ जाएं, आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि संस्कृति आईएएस ने फ्री सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों का मतलब ये है कि चाहे वो संस्कृति आईएएस के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, उन सभी बच्चों के लिए फ्री मेंस के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। उस मेंटरशिप प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं। उसके लिंक की बात करें, उसके लिए एक फॉर्म दिया गया है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और फिर हमारी जो कॉलिंग टीम है आपसे संपर्क कर लेगी और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो अप करने के बाद सारी चीज़ें हो जाएंगे। हाँ,
आपकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा, आपको टारगेट दिया जाएगा कि इतने समय में ये टारगेट आप लोगों को पूरा कर लेना है। पूरा करने के साथ साथ एक एक विषय पर काम किया जाएगा, एक एक टॉपिक पर काम किया जाएगा। आपकी कमियों को बताया जाएगा कि कहाँ पर कमी है, कैसे आप सुधार सकते हैं, और सुधार करने के बाद पुनः उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि आपने जो सुधार किया है वो सफिशिएंट है या नहीं है, आप में सकारात्मक सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब सारी बातें देखने के बाद आपको गाइड किया जाएगा कि आपको और आगे क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि हम अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि आज आपने कॉपी दिया और आपने ये कहा कि कल ही मुझे अभी दे दीजिए चेक करके, ऐसा संभव नहीं होता किसी भी संस्थान के लिए। संस्कृति IAS की भी आपको ये कमिट कर रही है कि हम आपकी कॉपी चेक करके बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको तुरंत हम दे देंगे। ये बात ध्यान रखें। इसके लिए आपको तैयार भी रहना है और आपको पेशेंस भी रखना है। तो इन बातों को समझने के बाद यहाँ पर इस बात को भी देखने और समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट तैयार नहीं है, सब्जेक्ट आपको तैयार करना है, तो उसके लिए संस्कृति IAS का एक मेंस का कोर्स भी है। आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप परचेज़ करिए ही। आपको अगर लगता है कि नहीं, आप इतने कम समय में तैयार नहीं कर सकते, तो जो डेडिकेटेड टीम है, जो फैकल्टी हैं, वो आपको उस विषय में मदद करेंगे, उस विषय को पूरा कवर किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिए जो इसके लिए कोर्स की विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या हैं? मुख्य परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित कक्षाएं होंगी और अपडेटेड स्टडी मटेरियल नोट्स दिया जाएगा, PDF नोट्स होगा। गहन कक्षाएं होंगी, प्रतिदिन 2 कक्षाएं होंगी, जिससे जल्दी से जल्दी समय के अकॉर्डिंग, जितना समय है उसके अकॉर्डिंग आपके सभी विषय कंप्लीट हो सके। अनुभवी जो मेंटर हैं उनके द्वारा आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसका मूल्यांकन किया जाएगा और फीडबैक दिया जाएगा। मेंटर से कॉल पर सीधे आप बात कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे डाउट है, मुझे बात करने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है कि मैंने सही लिखा है और वहाँ आपकी कॉपी में उसे काट दिया गया है, आपको बताया गया है कि ये तथ्य गलत है, आपने सही तथ्य दे करके नहीं प्रमाणित किया है, तो आप बात कर सकते हैं। बात करने की पूरी सुविधा है। अच्छा, बाकी इसके बारे में सारी चीज़ें आपके सामने हैं। नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पर आप जा कर के कॉल करके बात कर सकते हैं। और अगर आपने इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल करते हैं, तो हमारी जो कॉलिंग टीम है वो कॉलिंग टीम खुद ही आपसे संपर्क कर लेगी और जो कुछ भी प्रोसीजर है उसको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए एक मौका है, और मौका मतलब जो आपका रिजल्ट हुआ है उसे पूरे मन से भुनाने की कोशिश करिए। जो कमियां हैं उस पर काम करिए। हाँ, क्लास के दौरान, मेंटरशिप के दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि कुछ आपके जो वहम होते हैं वो दूर होते हैं। कुछ जो आपने क्राइटेरिया अपना निर्धारित कर लिया होता है, वो क्राइटेरिया छोड़ना पड़ता है, उससे बाहर आना पड़ता है। इन सभी बातों के साथ अगली सेशन में मुलाकात होगी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।